मॉर्निंग में मेरी आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। देख रही थी कि ऊपर से ग्लूकोज चढ़ रहा है मेरे को और मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। ये बात मुझे 2 साल बाद पता चली कि मेरे कजन्स ने मेरा गैंग रेप किया था। कोई हंटर से मारता, कोई सिगरेट से हाथ जला देता। मतलब जाओ तो किसके पास जाओ, पुलिस के पास आप जा नहीं सकते हो, कहाँ रिपोर्ट करो इन सबको। बात आई जब मैं 11 साल की हुई, एक दर्दनाक रात। नमस्कार, मेरा नाम है नाज जोशी और मैं एक इंसान हूँ। आप लोगों ने तो बहुत नाम दिए हैं, किन्नर और हिजड़ा और छक्का और ना माँ, कुछ लोग तो माँ भी बोलते हैं कि माँ पैसे दे दो हमारा भला हो जाएगा। बट मैं एक इंसान हूँ। आज यहाँ मैं किस लिए आई हूँ? एक रीज़न से कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर भगवान हमारे अंदर कुछ कमी छोड़ देता है, फिर भी हम अपने ड्रीम्स को, अपने एस्पिरेशंस को, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए ले चलती हूँ आपको जब मैं पैदा हुई थी। 31 दिसंबर 1984 सोमवार का दिन था। मैं एक जो डॉक्टर ने असाइन किया था सेक्स मेरा, वो तो एक लड़का का था। बहुत बहुत मुबारक दी गई मिस्टर जोशी को। जोशी जी मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। मम्मी बहुत खुश थी, पापा बड़े खुश थे और जो मोहल्ला था वो भी बहुत खुश थे। कितने लोग आए, बधाई मांगी, सब कुछ हुआ। और जो प्यार था मेरा और मेरी मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी, पापा मेरे लिए जो है गाजर का हलवा लेके आते थे और मैं उसको गम चीज़ी बोलती थी और पापा से रिक्वेस्ट करती, पापा प्लीज़ गम चीज़ी मेरे लेकर आना। और मम्मी भी बहुत प्यार करती थी। मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी मुझे लिप ग्लॉस दे दो, तो वो लिप ग्लॉस लगा के मुझे ले चलती थी अपने साथ में कहीं भी। तो लेकिन लोग जो हैं वो उनका काम तो टोकना ही था, तो वो टोकते थे, कमल कहाँ लेके जा रही है बेटे को, ऐसा क्यों, लिपस्टिक क्यों लगा रखी है उसको। तो मम्मी पापा हंस देते थे, कहते कोई बात नहीं बच्चा है। तो वहाँ पर मम्मी टाल देती थी बात को। लेकिन मेरी मुश्किलात थी तभी से स्टार्ट हुई जब मेरा भाई हुआ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेमिनिन होती जा रही थी। मतलब जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे से कि फेमिनिटी जो इसकी है वो कम होएगी, अब बढ़ती, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है, इसकी फेमिनिटी कम होगी, पर वो बढ़ती जा रही थी। मेरा डॉल्स के साथ खेलना, मम्मी का फाउंडेशन लगाना, मम्मी का लिपस्टिक लगाना, वो बढ़ता ही जा रहा था, बिकॉज मुझे कोई टोकने वाला था नहीं। जो जो लोग थे वही टोकते थे और मैं बहुत प्रोटेक्टेड फील करती थी अपने घर पर, बिकॉज पापा मम्मी मुझे सपोर्ट करते थे। तो मेरी दादी जो थी, खैर वो बहुत क्रूअल थी, बिल्कुल टिपिकल हमारी वैम जैसी। तो दादी ने बोला, मेरी जो मनसा जैसी दादी थी उन्होंने बोला, अरे एनू दूर रख, इसको दूर रख छोटे बच्चे से, लड़का है छोटा बच्चा, कहीं ऐसा ना हो ऐसा ही बन जाए ये भी। तो मम्मी बोलती थी नहीं, मतलब ये अभी तो चारू छोटा बच्चा है, अभी बड़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा अपने आप। तो मेरा नाम चारू था जब मैं छोटी थी। सोचिए कितना मजबूर कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों की सोसाइटी ने मेरे माँ बाप को अपने दिल के टुकड़े को दूर करने के लिए। माँ बाप बहुत मजबूर हो गए मेरे माँ बाप। और मेरे माँ बाप ने फ़ोन किया मेरे मामा को, जो मेरे कज़न मामा थे, उनको फ़ोन किया बॉम्बे में और बोला कि चारू को यहाँ से ले जाओ और यहाँ पे जो है सब लोग हमें फ़ोर्स कर रहे हैं कि इसको किन्नर कम्युनिटी में देने के लिए। तो वो आए, उनको पैसे भी दिए गए काफ़ी सारे कि इसका लालन पोषण में कोई कमी ना आए। तो जब मैं बॉम्बे पहुँची, बॉम्बे पहुँचते ही सबसे बड़ा शौक ये लगा कि मेरे जो कज़न मामा थे, जो खुद को बताते थे कि बहुत ठीक है, वेल ऑफ फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, एक छोटी सी खोली थी उनकी 4 बाय 4 की, जहाँ पे मामा, मामी और उनके 6 बच्चे रहते थे। जो पैसे पापा ने उनको दिए थे, वो पैसे जो हैं उन्होंने उड़ा दिए और मुझे बोला गया कि देखो तुम्हें काम करना है, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को स्टडीज़ का क्या करना, मतलब मैं पढ़ाऊँगी कहाँ पे मामा जी। तो उन्होंने बोला कि तुमको जो है पढ़ने के लिए 100 रुपये फ़ीस है महीने की, खुद भरनी पड़ेगी। सो मैं बहुत हैरान हो गई कि मैं बच्चा ना, मुझे पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट की, मुझे तो जॉब की बजाय जॉब मिलती हैं। मैंने कहा जॉब कहाँ मिलेगी बच्चे को। तो मुझे ले जाके धक्का मार दिया एक उसमें ढाबे पे, और वो डिप्रेशन का पहला एहसास मुझे वहाँ हुआ। मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट चाइल्ड बनना शुरू हो गई। किसी से बात नहीं करती थी स्कूल में मैं, ढाबे पे किसी से बात नहीं करती थी। हर बार बस खाली यही सोचना, क्यों आ गई यहाँ पर, मेरा क्या कसूर था, भगवान से पूछती मेरा क्या कसूर था जो यहाँ पे आ गई मैं, क्यों अलग कर दिया मेरे माँ बाप ने जो मुझसे इतना प्यार करते थे। पर कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो लाइफ जैसे जीनी थी वैसे जीना शुरू कर दिया। अब क्या मोड़ आया कि मैं सुबह जाती ढाबे पे, दोपहर को स्कूल पे जाती,
शाम को फिर दोबारा घर आती, अपना होमवर्क करती, पर मेरी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही थी। मैं उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही थी जो मैं दिल्ली में परफ़ॉर्म करती थी मैं। एनीवेज़ लाइफ़ चलती रही, मैंने लाइफ़ को एक्सेप्ट कर लिया। यही लाइफ़ की ट्रुथ है, तेरे को ऐसे ही चालू चलना जाना है आगे। तो बात आई जब मैं 11 साल की हुई। एक दर्दनाक रात, ऐसी रात जिसको मैं शायद आज तक नहीं भुला पाई हूँ। उस रात मैं जब ढाबे से अपने घर जा रही थी और पहुँची, मैंने देखा वहाँ पार्टी चल रही है। मेरे जो कज़िन्स हैं, वो लोग अपनी दारू पार्टियाँ कर रहे हैं। मैं अपने रूम में जा रही थी पढ़ने के लिए, मैं सोचा अपनी होमवर्क कंप्लीट करती हूँ अपना। मुझे बुलाया गया कि हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ चखना वाला बना दो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो कुकिंग आती थी मेरे को। मैंने जाके भजिया पकौड़े सब तल दिए उनके लिए। सो जब तल के मैं आई, तो उन्होंने बोला कि ड्रिंक पी ले। मैंने बोला मेरे को ड्रिंक नहीं पीना है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही पी ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, अगर ये लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और कोल्ड ड्रिंक पीते ही ना जाने क्या हुआ मुझे, मैं बेहोश हो गई और सो गई मैं। नींद आ गई, मैं सो गई। पूरी रात मेरी आँख बार-बार खुलती। लगता कि शायद कुछ हो रहा है मेरे साथ में, बट क्या हो रहा है मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट डे मेरा मॉर्निंग में मेरी आँख खुलती है एक हॉस्पिटल में। देख रही थी कि ऊपर से ग्लूकोज़ चढ़ रहा है मेरे को और मुझे दर्द का एहसास हो रहा है और मुझे पेन किलर्स दिए जा रहे थे। उस टाइम भी नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मुझे 2 साल बाद पता चली कि मेरे कज़िन्स ने मेरा गैंग रेप किया था। खैर उस बात पे भी मैं पहुँचूँगी, कैसे मालूम पड़ा और क्या मालूम पड़ा। मेरे मामा आए सुबह-सुबह, बोले चारू हम तेरे को ना 2 दिन बाद लेने आएँगे, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो तू 2 दिन तक यहीं रह। मैंने बोला ठीक है। मैं जिस वार्ड में थी, उसके सामने ही मतलब हम जनरल वार्ड था, सामने ही एक किन्नर जो थी सदस्य की एक महिला, वो एडमिट हुई थी और उनके साथ में काफ़ी किन्नर लोग उनको देखने आते थे। और जब मुझे लोग को देखते थे, मुझे थोड़ा डर लगता था उनको देख के कि वो मुझे ऐसा क्यों देखते हैं? मुझे काफ़ी घूर-घूर के देखते थे, काफ़ी ऐसे करके देखते थे ऊपर से नीचे तक, तो बहुत ज़्यादा ना अजीब-सा फ़ील होता था मुझे। तो एनीवेज़ 3 दिन बीत गए, मामा नहीं आए और हॉस्पिटल के लोग आए, उन्होंने बोला कि अब आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, आप घर जा सकते हैं। मैं बोला घर कहाँ जाऊँगी? क्योंकि मेरे पास एड्रेस अपने घर का नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था मैं कौन से हॉस्पिटल के अंदर में हूँ। बिकॉज़ मेरा घर किधर है? बिकॉज़ बॉम्बे जैसे शहर में एक छोटा 11 साल का बच्चा अपना घर कैसे ढूँढे? कहाँ जाए वो? ठीक है? तो मैं बहुत दुखी हो गई, ठीक है? और मैंने जो है किन्नर समुदाय का एक आदमी आया, इंसान आया, मुझे बोलता है कि बेटी क्या हुआ? मुझे बेटी करके बुलाया गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे उन्होंने बेटी बोला है। मैंने उनको पूरी बात बता दी। तो उन्होंने बोला तुम हमारे साथ चलो, ठीक है? तो मैं चल गई उनके साथ में। तो वहाँ मुझे गुरु माँ मिली, जो सबसे बड़ी गुरु माँ थीं, जिनका नाम कमल था दोबारा से। देखिए एहसास कि भई मेरी माँ का नाम भी कमल था और उसका नाम भी कमल था। मैं वहाँ अपनी गुरु के पास गई। गुरु ने बोला कि बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ़ में पैसा होता है। तू पैसा कमा, बाकी सब हम देख लेंगे। तो मैंने बोला स्टडीज़ का क्या? कहते बाद में देख लेंगे, पहले तू काम करना स्टार्ट कर। तो मैंने सड़क पे मुझे ले जाते थे लाल बत्ती पर और कहते थे यहाँ पे ना पैसे माँगो लोगों से, तो ऐसे ताली पीट के बोलो भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। मैंने शुरू किया। मैं लोगों के ऐसे करके ना गाड़ियों के वो खटखटाती थी, क्या बोलते हैं ये जो विंडोज़ होती हैं और लोग क्या करते थे मेरे को देख के विंडोज़ ऊपर कर लेते थे और बहुत ही घिन नज़रों से देखते थे, गंदी नज़रों से देखते थे, जैसे कि कौन आ गया। मुझे वो सब देख के बहुत दुःख होता था कि लोग ऐसे देख क्यों रहे हैं मुझे। सो मेरा एक लाइफ़स्टाइल था दिल्ली में, जहाँ पर घर में उस टाइम पे कूलर लगा हुआ था, सब कुछ था और मैं ऐसी जगह पे आ गई थी जहाँ पंखे भी ठीक से नहीं चलते थे। तो दुःख तो था, मतलब मेरा जो जैसे मैं बताया था डिप्रेशन का मेरा फ़ेज़, वो और बढ़ता जा रहा था, उसका लेवल जो था वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा था। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ प्यार मुझे बहुत मिला। जो प्यार है जो मैं चाहती थी परिवार का, वहाँ बहुत मिला प्यार मुझे। पर मुझे उस समुदाय में रहना नहीं था बिकॉज़ मैं अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट करना चाहती थी बिकॉज़ मैंने बचपन में पढ़ा था सबसे बड़ी चीज़ कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो शिक्षा मैं कंप्लीट करना चाहती थी। 1 साल बाद मेरे गुरु ने सुना ये बात को और बोला कि मैं तुम्हें जो है पास के जो हमारे घर के बिल्कुल पास है डांस बार में, वहाँ लगा देती हूँ और वहाँ पर तुम कमाना और चाहो तो हमारे पास रह लो, चाहो तो उनके यहाँ रह लो। मैं डांस बार पहुँची और लकीली जो मेरे डांस बार का जो ओनर था वो साउथ इंडियन था और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता था कि एक ट्रांसजेंडर होना, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक बहुत नया शब्द है, लाइक हार्डली आई थिंक 1 डेकेड पहले इन्वेंट हुआ है, लोग जानने शुरू किए ट्रांसजेंडर होते क्या हैं। पर उस टाइम पे किन्नर एक शब्द था जो हमारे यूज़ किया जाता था, तो उसको पता था कि क्या होता है ये और वहाँ पे बाकी किन्नर लोग भी जो हैं वो डांस करती थी। पर मैं किन्नर नहीं थी, मैं लड़का थी। तो उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ रह जाओ मेरे पास में, जो है मैं तुम्हारा लोकल गार्जियन बन जाऊँगा।
तो उन्होंने मेरे लोकल गार्जियन बने, मैंने बताया कि मेरा स्कूल था, उन्होंने मेरा जाके दोबारा स्कूल में एडमिशन कराया। जो मेरा 1 साल का गैप था, वो मुझे दोबारा कवर करना था। मैं डांस बार में आई, डांस बार में सेफ फील करने लगी, बिकॉज़ पहली बार मुझे अपना रूम मिला, जो रूम अच्छा खासा रूम था, 4 बाय 4 का रूम खोली नहीं थी, एक अच्छा रूम था विद कूलर, विद टेलीविज़न, विद एवरीथिंग, सब कुछ था उसके अंदर में। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा अपना कमरा है, खुद सजाती थी, सब कुछ करती थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि रात को मेरा जो सपना था एक ग्लैमरस डॉल बनने का, वो ग्लैमरस डॉल में बन पाई। मैं खूब अच्छे से मेकअप लगाती अपने चेहरे पे और मास्टर जी के पास एक्साइटेड होकर जाती, मास्टर जी देखो ना, रवीना टंडन ने ये पहना है उस फ़िल्म के अंदर में, देखो ना भाग्यश्री ने ये ड्रेस पहनी है, मुझे बना के दो ना। तो ऐसे में हम लोग बनाते थे, कपड़े बना के मैं पहनती थी और मैं डांस करती थी। और जब मुझे बताया गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में, जब मेरे को गाइड किया किसी ने कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर तुम बनाओगी तो तुम्हें यहाँ पैसे मिलेंगे, और उस पैसे से तुम जो तुम्हारे शौक हैं, जैसे ज्वेलरी का शौक है, मेकअप का शौक है, वो सब कंप्लीट कर सकती हो। तो मैंने हाँ बोल दिया कि मैं करूँगी। तो जब मेरे साथ पहली बार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ उस रात को क्या हुआ था। जो रात को मैं बोल रही थी मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, ये बात मुझे पता चली जब मैं 13 साल की हो गई, जब पहली बार मेरे साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया गया मेरी मर्ज़ी से। उस जो है डांस बार में मैंने काफ़ी साल बिता दिए अपने। मैं 11th में आई, मैंने कहा मैं साइंस लूँगी, मैं आर्किटेक्ट बनूँगी। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी बेसिकली, क्योंकि मैं डांस बार में जॉब करती थी, सारा टाइम मेरा यहाँ ही जाता था। मेरी स्टडीज़ बहुत इफ़ेक्ट होती थी, मैं कैसे-कैसे करके पास हुई, 55% मार्क्स मेरे 12th में आए। खैर, लक को कुछ और मंज़ूर था। एक बार ऐसे ही मैं अपना लैपटॉप जो है सर्च कर रही थी, और उस टाइम पर फेसबुक जो था वो इंडिया में इन्वेंट हो गया था, और फेसबुक का नाम कुछ और था उस टाइम पे, शायद फेस टाइम था या कुछ और था वो फेसबुक के जैसे ही। वहाँ मैंने देखा कि एक लड़की ने फ़ोटोग्राफ लगा रखी है, मेरे बचपन की फ़ोटोग्राफ लगा रखी है अपने साथ। मैं चौंक गई कि ये लड़की कौन है? मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उनको, और मैंने पूछा, शायद उसको उस टाइम ऑर्कुट बोलते थे शायद। तो मैंने उनको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उनको मैंने बात करी, और मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरी कज़न सिस्टर है। उन्होंने मुझे बुलाया, वो बांद्रा रहती थीं, और जब मैं पहली बार मिली, मैं बिल्कुल उनसे एक प्यार हो गया मुझे। जानते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी थी जैसे मैं खुद बनना चाहती थी। ग्लैमरस, लंबी, विद गुड फिगर। मैं उनसे मिली, उनके घर में रही कुछ दिन में। तो उन्हें बोला, नाज़ तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे होते हैं, दिखाओ मुझे ज़रा। मैंने दिखा दिए। तो मैं परेशान थी, मैंने कहा दीदी करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला कि चल ठीक है, मेरे लिए एक गाउन बना दे तू। मैंने एक पेपर लिया, स्केच किया, ले गई मास्टर जी के पास गाउन बनाने के लिए। तो जब गाउन उन्होंने देखा और पहन के गई, उनको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आप पूछिए नहीं। तो मुझे बोला कि तू फैशन डिज़ाइनर क्यों नहीं बन जाती है? तो मैंने कहा दीदी फैशन डिज़ाइनर क्या होता है? क्योंकि मुझे नहीं पता था फैशन डिज़ाइनर क्या होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया, NIFT करके एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ पे जो तू अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर, और उसके बाद जो कुछ है मैं देखूँगी तेरा। मैंने बोला ठीक है दीदी। सो जब मैं दिल्ली वापस आई, ऑलमोस्ट से 13 साल के बाद में मैं दिल्ली वापस आई 20 ईयर्स की एज पे, तो मुझे ये लग रहा था कि यार आ गई हूँ, अब मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फ़ीस कैसे निकालूँ? सो मैंने यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में, विम्पीज़ में और बाकी जगह पार्ट टाइम जॉब करनी स्टार्ट कर दी, और मैं निफ्ट पहुँची, और मुझे बहुत खुशी हुई निफ्ट पहुँच के, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि और भी फेमिनिन बॉयज़ हैं, और भी मेरी तरह लड़के हैं, और मैं उनसे बात करती, और मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि यार यहाँ तो LGBT कम्युनिटी पूरी की पूरी कम्युनिटी है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, चलोगी? मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स चलूँगी, बिकॉज़ हम लोग उस टाइम पे गी करना स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज़ क्या था कि ऑब्वियसली सेम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे, तो गी करना स्टार्ट कर दिया था। सो मैं चली गई, अच्छे मज़े से गई पार्टी में। मुझे इतना अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। फर्स्ट टाइम एक इंट्रोवर्ट लड़की जो थी वो पूरी ट्रांसफ़ॉर्म होके बटरफ्लाई बन गई, पूरी तितली बन गई वो। पार्टी में जाती, अच्छे कपड़े पहन के जाती, ड्रेसअप करके जाती, फुल ऑन अपना विग पहन के और मेकअप करके और अच्छे से कॉस्ट्यूम पहन के, इवनिंग गाउन्स पहन के जाती, और खुद को एक मॉडल का एहसास मुझे होता उस टाइम पर। एनीवेज़ वो 3 साल बहुत अच्छे बीते मेरे, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो लड़की बहुत मुश्किल से पास हुई थी 12th स्टैंडर्ड में, उसने नेट में टॉप कर लिया। सोचिए, मेरे को बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला, और सभी मीडिया ने मुझे कवर किया, और मैं बहुत खुश थी। मुझे पहली बार जो है एक फ़ेम का एहसास हुआ, और मेरे कैंपस प्लेसमेंट मुझे बहुत बड़ी डिज़ाइनर के साथ मिला। तो नाम पुकारने शुरू हुए दोबारा मेरे को कि भाई हाँ, ये किन्नर है, ये है, वो है।
एनीवेज मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिलती थी। जो मेरा फर्स्ट पैकेज था वो 25,000 रुपीज़ का पैकेज मुझे मिलना स्टार्ट हुआ उस टाइम पर। और बात कर रही हूँ अराउंड 2011 के आसपास की। तो वहाँ पर मुझे खाली ये था कि ये सब दोबारा क्यों शुरू हो रहा है। मैं अपने आप से पूछती थी मैंने कमी क्या है। मैं फ्रेंड से पूछती थी यार कि मैंने कमी क्या है, क्योंकि मुझे गे लोग तो पसंद करते नहीं थे, यू नो, बिकॉज हमेशा से कोई बॉयफ्रेंड हो। तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि नाज तो बहुत फेमिनिन है ना, और हमें लगता नहीं तू गे है, हमें लगता है कि तू ट्रांसजेंडर है। तो मैंने ट्रांसजेंडर क्या होता है, सब पूरा डिटेल समझाया गया कि ट्रांसजेंडर ये होता है। उन्होंने बोला तो साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं मिलती है। मैं विमेंस गई, विमेंस पहुंची दिल्ली। वहाँ में 2 साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस हुए, बहुत सारे सेशन हुए। और वहाँ पर पढ़ा कि मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, बहुत बड़ी डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, और मैं जेंडर डिस्फोरिया से गुजर रही हूँ, जो कि मैं अपने जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ अपने आप को। उन्होंने मुझे इवैल्यूएट किया और सजेस्ट किया जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी के लिए। एक ऐसी लड़की जिसका पैसा खाने को नहीं था, क्योंकि जॉब छूट चुकी थी, पैसा खाने को था ही नहीं, वो कहाँ से सर्जरी कराती अपनी। फिर मैं दोबारा गई अपनी उसी ट्रांस फ्रेंड के पास में। उसने बोला कि मैं जो है कोई मॉल में जाकर मैं डांस करती हूँ, कोई मॉल में जाके मैं सेक्स वर्क करती हूँ, वहाँ से मैं बहुत अर्निंग कर लेती हूँ, तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास मैं रोज़ कमा लेती हूँ, और तुझे चाहिए 5 लाख रुपया सर्जरी के लिए, तो तू भी क्यों नहीं ये सब काम करती। मुझे कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा यार इतना खुले में करते हुए। तो उसने बोला चल ठीक है, मैं तुझे गे मसाज पार्लर में जॉब दिलवा देती हूँ, तो गे मसाज पार्लर में जॉब कर ले। मैं गे मसाज पार्लर में जॉब मैंने स्टार्ट करनी। बट वहाँ पर जो था सीन कुछ अलग ही था। मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन वर्क मैंने बार डांस में किया था, यहाँ पे कुछ अलग था, यू नो, अलग इन द सेंस लाइक यहाँ पे लोगों की अजीब अजीब फेटिशेस थे, यू नो, कोई हंटर से मारता, कोई सिगरेट से हाथ जला देता। मुझे बहुत अजीब लगता था ये हो क्या रहा है यार यहाँ पर। मतलब ठीक है हम लोग अपना जिस्म बेच रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं थी इसकी। मतलब जाओ तो किसके पास जाओ, पुलिस के पास आप जा नहीं सकते हो, कहाँ रिपोर्ट करो इन सबको। मैं इतनी पागल हो गई कि मुझे स्लीपिंग टैबलेट्स की आदत हो गई वहाँ पर लेने की। डेली मैं 3-3, 4-4 स्लीपिंग टैबलेट्स लेके सोती थी, ताकि वो मेरा पेन जो है वो कम हो सके। मेरे एंटी डिप्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिए लेने, और मेरा पूरा जो थॉट प्रोसेस था वो नम होना स्टार्ट हो गया। बस जाती, सेक्स वर्क करती, 100 रुपये दे रहा है, कोई 1000 रुपये दे रहा है, कोई 15,000 रुपये दे रहा है, लेती और आ जाती। मुझे मालूम ही नहीं पड़ता मेरे साथ हो क्या रहा है। बट उसी दौरान मेरे एक मुलाकात मेरे एक अच्छे फ्रेंड से हुई जो निफ्ट में मेरे साथ पढ़ता था। उसने सजेस्ट किया कि एक फोटोग्राफर है ऋषि तनेजा नाम का, वो ढूंढ रहा है एक लड़की जो कि उसके प्रोजेक्ट में काम कर सके। मैंने बोला मैं करूँगी, और प्रोजेक्ट में था लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट। उस टाइम पे इंडिया के में कोई मॉडल ही नहीं हुआ करती थी, ट्रांस मॉडल, ट्रांसजेंडर ही शब्द नहीं था तो ट्रांस मॉडल कहाँ से होगी। मैंने उसके साथ में काम किया, बहुत दर्दनाक सीन्स हमने शूट किए, अपनी साड़ी ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन के लाजपत नगर के फ्लाईओवर के नीचे खड़ा होना, शाम को 5 बजे जब ऑफिस का टाइम होता है, और वो 500 मीटर की दूरी से मेरी फोटोग्राफ खींच रहा है। सोचिए, अंदर इतना डर था मेरे अंदर में कि अभी मुझे कुछ हो जाए, बिकॉज ये एरिया बहुत अनसेफ था, कोई भी आके मेरे चेहरे पे ब्लेड मार सकता था, कुछ भी कर सकता, बिकॉज वो एरिया एक्चुअली ऐसा है जहाँ पे ये सब काम होते हैं। और सो स्कैर्ड, बट मैंने किया। जानते हैं क्यों? बिकॉज मैं उस सीरीज से दिखाना चाहती थी कि पेन, हम किस पेन से गुजरते हैं डेली, वो मैं दिखाना चाहती लोगों को। एनीवेज आया 2013 में मेरे पास इनफ पैसे हो गए थे कि मैं अपनी सेक्स चेंज सर्जरी करवा सकूं। गई, अकेली चली गई, जाके लेट गई टेबल पर, डॉक्टर ने सर्जरी करी। 5-7 दिन अपने आराम से वहाँ रही, मैं हॉस्टल में पेन सहा। जब फर्स्ट टाइम स्टिचेस खुले, सिस्टर ने पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और लगता है कि शायद यही शरीर मेरा होना चाहिए था। जो अच्छा पार्ट था इतना हार्ड वर्क करने का, जो मैंने शूट में हार्ड वर्क किया था, उसका ये हुआ कि ऋषि तनेजा ने मुझे अपना पहला साड़ी शूट दिलवाया। 2012 से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, 2013 में मैं बन गई इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर शो स्टॉपर। मैं एक शो करने गई थी राजस्थान फैशन वीक में, मुझे एज अ मॉडल बुलाया गया था, पर जब मैं गई तो मुझे एज अ शो स्टॉपर लिया गया, और मैंने उसमें 30,000 रुपये कमाए। मैंने कहा वाह, मतलब एक शो करने के 30,000 रुपये मिलते हैं, यू नो, मॉडलिंग करने में, तो क्यों ना ये करूँ। बट मॉडलिंग करना इतना आसान नहीं था। वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन किया, जब लड़कियाँ मॉडल्स हैं हमें शक्कों की क्या ज़रूरत है। उसके बाद जब मैंने अपना रैंप वॉक करना स्टार्ट किया, जब मैंने अपने शूट्स करने स्टार्ट किए, मैंने एक्सप्रेशन करने स्टार्ट किए, लोगों को यकीन हुआ मेरे ऊपर में, हाँ, ट्रांस मॉडल भी मॉडलिंग कर सकती है।
और आज देखिए आज कितनी सारी ट्रांस मॉडल्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर में हैं और अपना लिविंग कर रही हैं। तो अगर मैं वो शुरुआत नहीं करती तो शायद वो आज वो शुरुआत नहीं हुई होती। अगर मैंने वो सब नहीं सहा होता मेंटल टॉर्चर लोगों से इस लाइन के अंदर में, तो शायद आज वो लाइन नहीं खुलती लड़कियों के लिए। आपको कुछ करना है, आप कुछ सोचते हैं और आपको लगता है कि आपसे पहले किसी ने कुछ नहीं किया है, आप करिए। बिकॉज कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी ही है चीज़ की। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप अगर करते हैं हज़ारों लोगों के लिए जो है चीज़ें खुल जाएंगी, हर हज़ारों लोगों के लिए जो है वो द्वार खुल जाएगा। तो आप लोग भी करिए। अब कहानी शुरू होगी ढाबे पे काम करने वाली लड़की की, जो बन गई इंडिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांस ब्यूटी क्वीन, यानी ट्रांस समुदाय से एक ऐसी लड़की जिसने भारत का परचम 7 बार विदेश में लहराया। सुनना चाहेंगे? सुनिए। 2015 में तहलका मैगजीन ने मेरे को अपनी कवर पर डाल दिया। फर्स्ट टाइम एवर हुआ था कि एक ट्रांस लड़की को मेकअप करके और अच्छे से ड्रेस करके उन्होंने कवर पर डाल दिया। वहीं CNN IBN ने मेरे ऊपर में डॉक्यूमेंट्री बनाई जो 2 दिन में 5 बार चली, और उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतना आसान नहीं था। आप लोग को लगता है कि शायद बहुत आसान होगा ना कवर मॉडल बनना, या बहुत आसान होगा CNN IBN का डॉक्यूमेंट्री शूट करना। 10 दिन तक हमने डॉक्यूमेंट्री शूट किया और ऐसे लोकेशन पे शूट किया आप नहीं समझ सकते। एनीवेज, पापा ने वो देखी डॉक्यूमेंट्री, देखी मेरे बचपन की फोटोग्राफ देखी और फ़ोन किया चैनल को और मैं नंबर लिया। पापा ने मुझे फ़ोन किया, बोला बेटा घर आ जा। तो और मुझे एड्रेस दिया, मैं घर आ गई। बहुत डरी हुई थी, सही बोलूँ तो मैं, क्योंकि गया तो लड़का था, वापस लड़की आ रही है, भाई बहन मेरे बड़े हो चुके होंगे उस टाइम तक, मम्मी का क्या रवैया होगा। बहुत डरी हुई मैं घर गई अपने। पापा से बैठ के बात करी। पापा समझ गए बात को, और पापा ने क्योंकि पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी वो समझे, उन्होंने दर्द समझे, वो रोए मेरे आगे, बोले आई एम सॉरी तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। पर मेरी मम्मी का आक्रोश था वो बहुत बड़ा हुआ था कि मैंने तो लड़का पैदा किया है, एक हिजड़ा नहीं। और मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, आज वो ही नहीं समझ रही है मुझे। खैर मैं पापा के लिए रुक गई घर पर, और हमने डिसाइड किया। पापा ने बोला कि तू आगे क्या करना चाहती है? मैंने कहा पापा मुझे मॉडलिंग ही करनी है। मेरा का हमेशा ये रहा है कि मैं पहल करती हूँ हर चीज़ में, मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि कुछ होगा तो मैं करूँगी। तो मैंने एक पेजेंट स्टार्ट कर दिया मिसेस इंडिया होम मेकर्स के नाम से, जहाँ पे दूर दराज से लड़कियों को, चाहे वो असम की हों, उड़ीसा की हों, बिहार की हों, तमिलनाडु की हों, स्पेशली विलेजेस गर्ल्स को, विलेजर्स को हमने बुलाया और आकर हमने उनको रैंप दिया वॉक करने के लिए, और हमने उनको मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए भेजा। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी करते हुए, बिकॉज समाज को देना, जिस समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया था लेकिन जिसको समाज को मैं दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम में से बहुत कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे लिए इंडिया ने क्या किया। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपने इंडिया के लिए किया क्या है? जितने आप समझ जाएंगे आपकी लाइफ बहुत खुश हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। और किसी के चेहरे पर स्माइल ला के जो खुशी मिलती है, वो खुशी का एहसास शायद आप लोगों को तभी होगा जब आप किसी को खुशी ला सके। फिर 2017 आया, मैंने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वो मैं मेन टाइटल जीत गई वहाँ पर। 2018 में गई, 19 में गई, तीनों साल लगातार जीतती हुई आई और मैंने हैट्रिक बना दी। मैं बन गई दुनिया की पहली ऐसी ट्रांस वुमन जिसने लड़कियों को 3 बार लगातार एक ब्यूटी पेजेंट में हराया है। और उसके बाद भी जर्नी चल रही है मेरी एज अ ब्यूटी क्वीन, और मैं एज अ ब्यूटी क्वीन और पेजेंट ऑर्गेनाइजर बहुत खुश हूँ। आज की डेट में मैं एक माँ हूँ। मैंने एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट किया 2018 में। पापा जैसे बोला था वो सपोर्टिव थे, मेरे एडवोकेट थे। पापा से रिक्वेस्ट की, पापा अब तो मैं बायोलॉजिकली फ़ीमेल बन गई हूँ और मैं पेपर पे भी फ़ीमेल हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो 15 दिन की बेटी मेरी लाइफ में आई। हम माँ बेटी बहुत अच्छा रिलेशनशिप एक शेयर करते हैं। सिर्फ 3.5 साल की है, स्कूल जाती है मेरी बेटी अभी। और एक जो रिलेशनशिप मेरे को सच्चा प्यार में ढूंढ रही थी आज तक, बाकियों में मुझे पहली बार मेरी बेटी में मिला। और हम लोग का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आज छोटा बच्चा मुझे पूछता है मम्मी आपने अपनी मल्टीविटामिन्स खाई, आपने दवाइयाँ खाई, मम्मी चलो स्विमिंग करने चलते हैं, मम्मी वहाँ चलो। मतलब इतना अच्छा लगता है। मैं खाली एक मैसेज देना चाहूँगी इस एग्जाम्पल के ज़रिए कि बच्चे वो नहीं होते हैं जो आप पैदा करते हैं, आपका खून होता है। बच्चे वो होते हैं जैसा परवरिश करते हो उनकी। जाते जाते मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ, लाइफ में कभी हारिए मत, हार को स्वीकार मत करिए, बिकॉज हार के आगे डेफिनेटली जीत है। आज हार है कल जीत है। मुझे मेरा एग्जांपल देखिए, मैं अगर बचपन में हार जाती, अपने हालातों से हार जाती, मैंने एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, ठीक है, पुश्तैनी हमारा घर था, उसके बाद मैं बार डांस में गई, उसके पहले मेरा रेप हुआ, ढाबे पे काम किया, सेक्स वर्क किया, ठीक है,
बहुत सारे लोगों के ताने सहे, जो आज भी सहती हूँ और जो मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, ताने सहना, किसी का कुछ बोलना, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ मेरे जो आज इम्पोर्टेंट है वो ये कि अपनी लाइफ से मैं बाकियों को प्रेरित करूँ। मैं आप लोगों से कुछ नहीं माँगती हूँ, ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे समाज को पैसे दीजिए, कुछ दीजिए, सिर्फ़ एक रिस्पेक्ट दे दीजिए, वही बहुत है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।